गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया है, ठीक है अपने अपने घरों में। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आज फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो बेसिकली है 12th क्लास के लिए। उनका सेकंड यूनिट चल रहा है और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और लास्टली जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें अपने लोगों ने स्टडी करा था द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक ऐसी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उनके पास कोई एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को भी एक नाम दिया गया था। और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी रूम टेम्परेचर या किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से मिल सकती है, और उसको नाम दे दिया गया था थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी। मैंने उन वेलोसिटीज का कंपैरिजन भी बताया था कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। तो थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी की समथिंग मैंने एक रेंज बताई थी, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और वेयर एस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी इतनी ज्यादा होने के बावजूद कोई करंट नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होने के बावजूद आपको करंट प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है। और बहुत से मैंने कंसेप्चुअल्स के बारे में डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, तो प्लीज उन पे जाइए, उस वीडियो पे जाइए और पता करिए किन किन फैक्टर्स के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली व्हाट इज द रिलेशन फॉर करंट। अरे सर, बड़ा आसान है ये तो, V इज इक्वल टू आई आर, है ना? ओम्स लॉ। आई का रिलेशन V के साथ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं। अगर एक वायर का नेचर मुझे अगर पता चल जाए और उस नेचर को मैं बदलता जाऊं और पोटेंशियल में सेम देता देता जाऊं, तो हर बार क्या होगा? करंट की वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि करंट V के ऊपर डिपेंड करता है, और जब मैं वायर को चेंज कर रहा हूं तो करंट क्यों चेंज हो रहा है? तो इसका मतलब करंट किसी और चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो ये बात मैंने क्या बोला? फॉर्मूला था I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अगर V की एक सर्टन वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के लिए, तो करंट क्या सेम आना चाहिए? और अगर सेम आना चाहिए तो इसका मतलब किसी और फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है करंट। करंट जस्ट डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर। बट होता क्या है, जब अपने लोग अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते हैं, तो उस केस में वी डिफरेंट हो ना हो, बट करंट डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि अपने लोगों ने क्या कर दिया? मटेरियल को चेंज कर दिया। फिर मटेरियल को सेम रख के देखते हैं और उसके क्रॉस सेक्शन को चेंज कर देते हैं, कभी वायर को मोटा कर देते हैं, कभी पतला कर देते हैं, और फिर चेक करते हैं। तो फिर भी क्या नोटिस करते हैं? उस केस में भी करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स अपने लोग आज डिराइव करेंगे कि कैसे करंट आपका डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फिर से वही सेम डायग्राम जो पिछली बार बनाया था उसको ही बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। एक वायर कंसिडर करिए, ठीक है। और वायर में फ्रीली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल। तो एक पर्टिकुलर वायर मैंने कंसीडर करी और मैंने लेट कर लिया कि लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें है, उसको मैं उसकी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल n। दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर है? अब इसकी जो टोटल वॉल्यूम होगी वो क्या होगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाए, और इसकी जो लेंथ है उसको अगर मैं डी मान लूं या एल मान लूं, आप क्या? ठीक है, चलिए एल मान लेते हैं, लेंथ है तो एल मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो वॉल्यूम वी विल बी इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर टोटल वॉल्यूम वी विल बी इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, ये होगी इक्वेशन नंबर आपके पास 2। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करता है। करंट भाई पोटेंशियल देना पड़ेगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। बट फिर करंट का एक सिंपल फॉर्मूला आपके पास होता है एज आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। सिंपल। अब चार्ज कितना है? तो इस वायर के अंदर का सारा चार्ज पता कर लो। अरे वायर के अंदर का सारा चार्ज पता करने का तरीका क्या है? तो चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किसके साथ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो सारे के सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कैपिटल है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्मॉल ई। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी? n इंटू स्मॉल ई। ठीक है, तो मेरे पास क्यू की वैल्यू तो है। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट लेंथ कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो निकाल लूं मैं। ठीक है, तो दिस
बी इक्वेशन नंबर 3, दिस बी इक्वेशन नंबर 4। तो भाई वो टाइम निकालने का तरीका क्या होगा, तो टाइम टी विल बी इक्वल टू, लेंथ कवर हो रही है कितनी एल, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मिलता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक वेलोसिटी मिल जाती है, दैट इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो टी विल बी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ पुट कर सकता हूँ। क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, एन इज कैपिटल एन इंटू ई, उसको पुट कर दूं। तो लेट दिस बी फिफ्थ इक्वेशन। तो यूजिंग 4 and 5 इन थर्ड, तो थर्ड में यूज कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, आई विल बिकम व्हाट, आई विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है एन इंटू ई डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है एल अपॉन वी डी, तो वी डी चला जाएगा ऊपर। क्लियर है, तो आई की वैल्यू क्या बन जाती है, आई विल बी इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी डिवाइडेड बाय, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब कैपिटल एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू कहां है, साफ दिख रहा है पहली इक्वेशन में। फर्स्ट क्या है, कैपिटल एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इनटू कैपिटल वी। तो यूजिंग फर्स्ट, तो आई विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल वी इंटू स्मॉल ई इंटू वी डी अपॉन एल। अब ध्यान से देखो, कैपिटल वी की वैल्यू भी तो है मेरे पास सेकंड में, तो उसको भी यूज करो। तो यूजिंग सेकंड, तो सेकंड को अगर मैं यूज करता हूं तो क्या बन जाता है, आई विल बी इक्वल टू एन इंटू वी की जगह एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ यूज कर लिया, स्मॉल ई वी डी अपॉन में क्या आएगा, लेंथ आएगा। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ जाती है, एन ई ए वी डी। तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहां पर दिख रहा है कि करंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है एन के ऊपर। एन क्या है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग मटेरियल को। ये हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। आयरन के लोगे तो उसकी कुछ और वैल्यू होगी, कॉपर लोगे उसकी कुछ और वैल्यू होगी, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बेसिकली एन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, नेचर ऑफ मटेरियल। तो आई डिपेंड्स ऑन, आई डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला पहला तो है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, उसको तो नहीं बोल सकते अपने लोग, है या नहीं, ओम्स लॉ बताता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर तो वो डिपेंड करता ही करता है। फिर दूसरा दूसरा आ गया नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या आ गया, तीसरा फैक्टर आ गया एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बन रहा है अपने आप में, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द करंट डिपेंड्स। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात आती है वीडी। यार वीडी तो खुद बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पिछला डेरिवेशन देखिए, तो वीडी का अपना फॉर्मूला क्या था, वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, ये था। ठीक है, उसमें भी कैपिटल ई की वैल्यू लगाओ तो वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई वी टाउ बाय एम एल। अब खुद देखिए यार, वीडी कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वीडी डिपेंड कर रहा है वी के ऊपर, तो वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पहले बोल दिया था करंट डिपेंड करता है। ठीक है, आ गया। फिर टाउ, टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, तो इसका मतलब चौथा फैक्टर आ गया टेम्परेचर। ठीक, फिर मास और ई तो वैसे ही कांस्टेंट रहेंगे। फिर आ गया लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल जो पर्टिकुलर वायर है उसकी लेंथ कितनी है, तो पांचवा फैक्टर आ गया लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ऐसे अगर फॉर्मुलेस में घुसते जाओगे ऑटोमेटिकली आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये है कि अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो तो आपको फॉर्मुलेस के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि उनकी डिपेंडेंसी के बारे में आप पता कर पाओ। ठीक है, तो डिपेंडेंसी करंट की दिख रही थी, एन के ऊपर है, ए के ऊपर है, वीडी के ऊपर है, ई तो वैसे ही कांस्टेंट है, बट वीडी की डिपेंडेंसी भी तो पता होनी चाहिए। आप डायरेक्टली लिख दो भाई आई डिपेंड्स अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या लॉजिक बनता है, कोई लॉजिक बनता है नहीं। क्यों, क्योंकि वीडी की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है हमें वही नहीं पता है ना। कभी ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग व्हाट विल बी द चेंज इन करंट। क्वेश्चन ये आएगा कि if the length becomes 3 times what is the change in current। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या चलेगा, क्वेश्चन ये आएगा यार करंट का तो रिलेशन लेंथ के साथ था ही नहीं, बट हम अगर वीडी का फॉर्मूला पता कर लेते हैं जिसमें लेंथ आ रहा था, ऑटोमेटिकली
आपको समझ में आ जाएगी कि करंट का रिलेशन भी लेंथ के साथ होता है। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ करंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो भाई वीडी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है, बट फॉर्मूले में कहीं पर भी टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है। तो इन सच केसेस ये सारे का सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं